हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी मेंस में अक्सर कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं। ये देखा गया है कि तकरीबन 15,000 से 15,000 तक कैंडिडेट्स यूपीएससी मेंस लिखते हैं, लेकिन उसमें के केवल 2,500 या 2,000 कैंडिडेट्स ही यूपीएससी मेंस क्रैक कर पाते हैं। इसके पीछे के कुछ मुख्य वजह है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले यूपीएससी मेंस के लिए एसे होता है 250 मार्क्स का। इसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, वो भी 250 मार्क्स ईच होते हैं। इसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 250 मार्क्स ईच के। और ये सब होने के बाद जो 2 पेपर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो होते हैं लैंग्वेजेस के पेपर। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज और एक होते हैं आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी जो मातृभाषा आपने ऑप्ट किया है वो, जैसे कि मेरी है मराठी लैंग्वेज। तो अक्सर कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बार कैंडिडेट्स जो लैंग्वेज पेपर है उसे पास करने में ही फेल होते हैं। जैसे मराठी हो गई, तमिल हो गई, पंजाबी हो गई। एक तो उनके पेपर निकल नहीं पाते, इंग्लिश का पेपर निकल नहीं पाता, जिसके वजह से उनके बाकी मेंस के पेपर चेक ही नहीं होते और वो मेंस पास नहीं कर पाते। अगर ये भी किसी ने पास किया तो इसके बाद जो हर्डल्स होते हैं यूपीएससी मेंस के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी मेंस पास करने के लिए एसे, एथिक्स और ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स को एसे में नंबर कम आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे आते हैं, फिर भी उनका मेंस नहीं निकल पाता, या अलग अलग सब्जेक्ट्स के उनके नंबर थोड़े ज़्यादा कम रहते हैं। तो सबसे पहले फेल होने के पीछे वजह ये है कि कैंडिडेट्स प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। कैंडिडेट्स प्लानिंग नहीं करते, इसका मतलब वो जो सब्जेक्ट्स रहते हैं इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हमें देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, इसके ऊपर 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इकोनॉमिक्स में आएगा, इन्वायरमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में हर साल एक क्वेश्चन आता है, उसे हमें अच्छे से ही करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी एप्लीकेशन बेस जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें देखना है। अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट की बात करेंगे कि जो नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो भी हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, वो टॉपिक्स अगर हम अच्छे से करते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सेम इथिक्स के लिए जो हमारा सिलेबस है, जैसे कि इथिक्स का पेपर टॉप पार्ट 1, पार्ट बी, जिसमें केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स केस स्टडी प्रॉपरली लिख ही नहीं पाते, जिसके वजह से उन्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते। ये तो बात टॉपिक्स की हो गई। इसके बाद राइटिंग के ऊपर हम देते हैं, फोकस करते हैं। राइटिंग में ये देखा गया है कि कैंडिडेट्स अपना पूरा पेपर लिख ही नहीं पाते। जैसे कि GS1 to GS4 में 250 नंबर्स ईच होते हैं। GS1 to GS3 में 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो 10 नंबर के रहते हैं, और जो बचे हुए डिस्कशन रहते हैं 15 नंबर के रहते हैं। कैंडिडेट अक्सर उनका पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, 16 क्वेश्चन लिख पाते हैं, 17 क्वेश्चन लिख पाते हैं। अगर आपने 17 क्वेश्चन भी लिखे तो आपके 3 क्वेश्चन रह जाते हैं। अगर आपके 15 नंबर के रह गए तो 45 नंबर्स का आपका यहाँ पे लॉस होता है, और वो ईच पेपर में होता है। अगर हम यही क्वेश्चंस पूरे के पूरे लिखेंगे तो हमें 0 नंबर तो नहीं मिलेंगे, हमें एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ नंबर तो एग्जामिनर दे ही देंगे। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हमें हमारा पेपर ब्लैंक छोड़ना है। पेपर ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको 0 नंबर आएंगे। एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को कुछ इंट्रो देंगे या कुछ उसका कुछ कंटेंट लिखेंगे तो आपको उसमें 2, 3, 4 जितने भी नंबर है उतने मिल जाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी होता है अपने यूपीएससी मेंस को पास करने के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं जीएस के। अब रही बात क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त, हमारे क्वेश्चंस हमें आंसर लिखते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि हमें जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ वहाँ पे हमने मैप ड्रॉ करना चाहिए। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा उसमें मैप ड्रॉ करना चाहिए। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा उसमें मैप ड्रॉ करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन होगा उसमें मैप ड्रॉ करना चाहिए। या कोई इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन होगा उसमें मैप ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि रेड कॉरिडोर हो गया, रेड कॉरिडोर कहाँ कहाँ पे है, इसके ऊपर हम अपना मैप ड्रॉ कर सकते हैं।
अब रही बात डायग्राम की, फ्लो चार्ट की, हमने ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डायग्राम हो गया या फ्लो चार्ट हो गया, जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि कोई ग्राफिक्स का माध्यम हो गया, कोई पाई पाई चार्ट हो गया, कोई भी सर्कल हो गया, उसमें हम दिखा सकते हैं कि इंडिया में कितने % पॉपुलेशन, अगर क्वेश्चन डिमांड करता है कि कितने % पॉपुलेशन लिटरेट है या इलिटरेट है, या किसी हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर हम स्टैटिस्टिक वहाँ पे लिख सकते हैं। एमएसएमई के ऊपर भी हम कुछ डायग्राम बना सकते हैं कि एमएसएमई में इंडिया में कितने एमएसएमई सेक्टर्स में कितने इंडस्ट्रीज़ है, कितने वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, कितना एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। ये सारे जो हमारा कंटेंट है हम इसको किसी फ्लो चार्ट या पाई डायग्राम में भी हम इसको डिज़ाइन करके अपना आंसर में पुट अप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका समय बचेगा पूरा का पूरा आंसर डिस्क्रिप्टिव लिखने में। और दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर को जल्दी समझ में आएगा कि आपको कहना क्या है। ये बात तो हो गई हमारी जीएस की। एथिक्स में हमें केस स्टडी के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस करना है। बहुत बार ये होता है कि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं रहता केस स्टडी लिखने कैसे चाहिए। केस स्टडी में जो स्टेक होल्डर्स है उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। केस स्टडी में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं उस क्वेश्चंस के ही आंसर हमें लिखना चाहिए। बहुत बार कैंडिडेट्स वो ना लिखते हुए कुछ दूसरा ही लिख देते हैं, जिसके वजह से एक बैड इंप्रेशन भी आता है और इसके वजह से हमें एथिक्स में नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। जो पार्ट 1 रहता है एथिक्स में, वो अगर हम हमारा जो सिलेबस है पार्ट 1 का एथिक्स का, वो भी सिलेबस हमें थोड़ा सा पता होगा कि उसमें क्या क्या पूछा है। जैसे इंटेग्रिटी हो गए, एप्टीट्यूड हो गया, ऑनेस्टी हो गए, हार्ड वर्क, वर्क कल्चर, इसके बारे में कुछ कीवर्ड्स अगर हमने अच्छे से कर लिए तो हमें हमारा एथिक्स का पार्ट 1 लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगे और हम उसको अच्छे से लिख पाते हैं एथिक्स पेपर में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेपर पूरा लिखना, क्योंकि एथिक्स पेपर में हर क्वेश्चन के सब पार्ट रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5A, 5B, 6A, 6B, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है और हर क्वेश्चन के लिए हमें अलग अलग सोचना पड़ता है। तो इसकी तैयारी करने के लिए हमें पहले से ही राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी इथिक्स में राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी उससे इथिक्स में नंबर अच्छे मिलेंगे और वो इथिक्स का पेपर भी पूरा कंप्लीट कर पाएगा। अब रही बात एसे की। एसे ऐसा टॉपिक है जो आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दे सकता है, आपको इंटरव्यू कॉल दे सकता है, और वही टॉपिक ऐसा है कि जो आपको यूपीएससी में जो मेंस क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो हमें एसे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। हम हर वीक में एक एसे हम लिख सकते हैं। ऐसे जब यूपीएससी का पेपर आता है उसमें 2 ऐसे रहते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, 125 मार्क्स ईच। अगर हमने एक ऐसे हर वीक में भी लिखा तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ऐसे लिखना कैसा है, इसके लिए आप कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ क्लास लगा लीजिए, कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छा ऐसे लिखोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको ऐसे में 250 में से 130 प्लस नंबर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जीएस में थोड़े कम भी नंबर आ गए तो वहाँ से कंपेंसेट हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे लिए विन विन होता है जब हम ऐसे को अच्छे से तैयार करते हैं। ऐसे लिखते वक्त हमें ऐसे का टॉपिक समझना है। एक जो हमारी लैंग्वेज रहती है ऐसे लिखते वक्त, वो लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किधर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और हमें पैराग्राफ में लिखना है। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया ऐसे में हम मल्टीपल डायमेंशन भी यूज़ करते हैं। अगर हमने ये स्मार्ट वर्क से ऐसे लिखेंगे तो हमें निश्चित ही ऐसे में अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ऐसे में हम कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, सरदार पटेल हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या कोई भी इंटरनेशनल ऐसे कोई पर्सनैलिटी होंगे, उन्होंने कुछ जो कोट्स कहे हैं हम उन कोट्स को भी हमारे ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जहाँ हमें रेलिवेंट लगा वहाँ पे। तो हमें इसमें ऐसे में अच्छे नंबर आते हैं। कैंडिडेट्स ऐसे को प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं, इसीलिए उनको ऐसे में नंबर अच्छे नहीं आते। उनकी वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, ओवर राइटिंग बहुत करते हैं। और ऐसे लिखने से पहले सबसे पहले हमें जो उसका स्केलेटन बनाना होता है, जो हम उसे एक रफ शीट पे हमें ऐसे के पॉइंट्स लिखने होते हैं कि हमने ऐसे कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे लिखना है और उसे कैसे आगे प्रोग्रेस करते जाना है, ये हमें पहले लिखना होता है। अगर ये हम अच्छे से लिखेंगे तो हमें ऐसे में अच्छे नंबर आएंगे। अब रही बात ऑप्शनल की,
बहुत बार कैंडिडेट्स ऑप्शनल तो ले लेते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते। देखिए, ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ऑप्शनल में लोगों को 250 में से 160 170 नंबर तक भी मिले हैं। तो ऑप्शनल की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, और जिनको जीएस में थोड़े नंबर कम थे लेकिन उनको ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर थे, इसीलिए वो सेलेक्ट भी हो चुके हैं। इसीलिए ऑप्शनल बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमने जब भी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए सोचना है, तब हमने देखना है कि हमें ऑप्शनल क्या चूज़ करना है। अगर आपको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट होगा और आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो अपने अपने फील्ड के ऑप्शनल भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया वो। या अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स ऑप्शन ले सकते हो, आप बाकी सब्जेक्ट से हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ को आपको ऑप्शन लेने हैं तो आप ह्यूमैनिटीज से भी ले सकते हो, जैसे सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल का एक फ़ायदा होता है कि हमारा ऑप्शनल का जो प्रिपरेशन है हमारे जीएस के भी काम में आता है। अगर आपका पीएसआर ऑप्शनल होगा तो आप इंटरनेशनल रिलेशन आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सोशोलॉजी ऑप्शनल होगा तो आपको जो सोसाइटी नाम का टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में, वो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस ऑप्शनल के ज़रिए आप एसे में भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको ऑप्शनल अच्छे से पिक करना है। ऑप्शनल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है, अगर सोशोलॉजी की बात करने चाहें तो मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है, इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही होते हैं और वो उसी लाइन पे फिर से यूपीएससी पूछती है। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमें आइडिया आ जाता है कि यूपीएससी क्या पूछती है ऑप्शनल में। दूसरी बात यह है कि हमें ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या हमको समय पे पेपर आंसर में क्या लिखना है ये समझ नहीं पाएगा। तो बहुत बार कैंडिडेट्स ये मिस करते हैं कि वो ऑप्शनल थोड़ा लाइट ले लेते हैं या ऑप्शनल की प्रैक्टिस करते नहीं हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जीएस इथिक्स का पेपर होने के बाद 5 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें हम कवर करेंगे। लेकिन 5 दिन की छुट्टी में हम ऑप्शनल को कवर अच्छे से नहीं कर पाते अगर हम पहली बार पढ़ रहे हो तो। वो 5 दिन हमें केवल रिवाइज करने के लिए होता है। तो ऑप्शनल करते वक्त हमें पहले से ही स्ट्रैटेजी करानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार ऑप्शनल को रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑप्शनल में कुछ इनोवेशन लाना चाहते हो, तो सोशोलॉजी में इनोवेशन लाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुंजाइश दिखती है। आप ऑप्शनल में इनोवेशन ला सकते हो कुछ करंट एग्जाम्पल डालकर, अगर पॉसिबल हो तो, या कुछ जो करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ चल रही है, अगर आपके ऑप्शनल के रिलेटेड हो तो आप उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये भी आपको अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं ऑप्शनल की। अगर आपने क्लास नहीं लगाया और आपको लगता है कि आपका ऑप्शनल वीक है तो आप क्लास लगाइए, कुछ अच्छे टॉपर्स के नोट्स पढ़िए, कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, आप वो देखिए। लेकिन आप ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिसके वजह से आपको ऑप्शनल में अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको आपके लैंग्वेज पे कमांड नहीं होंगी तो आपको आपकी लैंग्वेज का भी पढ़ाई करने ज़रूरत है। जैसे इंग्लिश हो गया, जो आपकी मदर टंग है, वो जो भी हिंदी होगी, गुजराती, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि याद रखिए, अगर आपके लैंग्वेज के पेपर अगर आप पास करोगे तो ही आपका यूपीएससी मेंस में बाकी पेपर्स आपके चेक होंगे, आप यूपीएससी मेंस पास कर सकते हो। तब तक आप यूपीएससी मेंस पास नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि जो मैंने कहा वो आपको आपके यूपीएससी मेंस के स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपको इसका फ़ायदा होगा। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी मेंस की पढ़ाई भी थोड़ी सी सीरियसली कीजिए, और कुछ जो चीज़ें कैंडिडेट्स नहीं करते हैं जो मैंने बताया है, वो उस चीज़ों को आप काम कीजिए, और निश्चित ही आपको यूपीएससी मेंस पास करने में इसमें हेल्प होंगी। थैंक यू।